ठंड अपने चरम पर थी। चंद्रपुर गांव के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर के पास बना छोटा सा चबूतरा धुंध में लिपटा हुआ दिख रहा था, जहां बैठे थे माधव और रामदीन। रात इतनी शांत थी कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी दूसरे के कदमों जैसी लग रही थी। रामदीन, ऐसी ठंडी तो कई सालों बाद पड़ रही है। याद है बचपन में हम इसी मंदिर के चबूतरे के पास आलू भूनते थे। तेरी माँ कैसे डांटती थी, रात को बाहर मत फिरो, गांव के बाहर प्रेत घूमते हैं। अरे माधव, वो भी क्या दिन थे। तब जिम्मेदारियां नहीं थी, ना खेत का डर, ना घर का बोझ, बस चांद, आग और हंसी। तू आज बहुत उदास लग रहा है, सब ठीक तो है ना? उदासी क्या बताऊं यार, पिछले साल जंगली सुअरों ने जो फसल उखाड़ दी थी ना, दिल वहीं टूट गया था। इस साल कुछ भी हो जाए, फसल नहीं खराब होनी चाहिए। मेरी बिटिया की शादी है रामदीन, उसका लाल जोड़ा देखकर जी भरा आएगा। बस इस बार खेत बच जाए। माधव, तेरी बिटिया मेरी भी बेटी जैसी है। जब वो छोटी थी ना, मुझे रामदीन काका कहकर पीछे पीछे घूमती थी। फसल पर कोई आंच नहीं आने देंगे जब तक हम दोनों जिंदा हैं। कभी कभी लगता है माधव, ये खेत ही हमारा सब कुछ है। रोएंगे भी तो इसके सहारे, हंसेंगे भी इसी पर। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ठंडी हवा सरसराती हुई गुजरती है। माधव चबूतरे से 100 मीटर दूर खड़ा था, नीचे झांकता है। तुझे भी कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे आज रात कुछ ज्यादा ही शांत है। अरे तू हर बात में डर मत ढूंढ। ठंड ज्यादा है, इसलिए आवाजें दूर दूर तक दब जाती हैं। कभी पीछे कहीं झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों सहम जाते हैं। रामदीन, सुना तूने? ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। हाँ, सुना तो मैंने भी। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। चल कर देखते हैं, कहीं फसल पर हमला ना कर दे। आज रात कुछ गड़बड़ लग रही है। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चल रहा हो, इंसान जैसा। इंसान? इस ठंड में रात के इस पहर हम दोनों के अलावा यहाँ कौन आएगा? चल, आवाज उधर से आई थी। धीरे धीरे चलना, पता नहीं क्या है। दोनों सावधानी से खेत के किनारे चलने लगते हैं। तभी अचानक माधव रुकता है। रुक, देख, आगे कोई जा रहा है। दोनों तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे झुक गए। घास के बीच एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जरा ठीक से देखने दे। अरे ये तो गज्जू है, ठाकुर भानु प्रताप का चमचा। ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? ये आदमी कभी सीधा काम नहीं करता। और ये दिशा तो हमारे गांव के पुराने खंडहर वाले कुएं की तरफ जा रही है। वहां आधी रात को कौन जाता है? भाई, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। सुना है आजकल ठाकुर भानु प्रताप शहर के कुछ आदमियों से मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वे लोग गांव की जमीन हड़पने की फिराक में हैं। हाँ, और उन जैसे लोगों की वजह से ही साधारण गांव वाले डर में जीते हैं। छोड़ भाई, जिसका जो काम है वो करेगा। हम किसी मुसीबत में फंसे तो खेत की रखवाली भी नहीं कर पाएंगे। सही कह रहा है। आओ अपनी जगह वापस चलते हैं। हमारा काम खेत है और वही हमें निभाना है। अगली सुबह गांव में हलचल और दहशत पसरी है। माधव की पत्नी सावित्री उसे जगाती है। अजी, सुनते हो? कितनी देर तक सोते रहोगे? गांव में बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ सावित्री? सुबह सुबह किस बात की घबराहट है? वो काजल जो अनाथ थी, उसकी हत्या कर दी किसी ने। लाश मिली है पीपल के पेड़ के नीचे, हमारे खेत से थोड़ी ही दूरी पर। क्या कहा तूने? काजल हत्या? ये कब हुआ? रात को ही हुआ होगा। कहते हैं लाश की हालत भी ठीक नहीं है। पुलिस को बुला लिया गया है। कल रात हमने गज्जू को इसी दिशा में जाते देखा था। कहाँ जा रहे हो? पुलिस आएगी, जांच होगी, कहीं हमारा नाम ना आ जाए। कुछ नहीं होगा सावित्री, मैं बस रामदीन से मिलकर आता हूँ। माधव सीधा रामदीन के घर जाता है। रामदीन डरा हुआ खड़ा था। भाई, तूने सुना? हाँ रामदीन, तूने कल रात गज्जू को जिस दिशा में जाते देखा था, वही दिशा थी, वही पीपल का पेड़। ये काम गज्जू का हो सकता है। चुप, धीरे बोल। शक तो मुझे भी है, पर हमारे पास क्या सबूत है? तो क्या चुप बैठ जाए? आज काजल के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ होगा। माधव, हम गरीब लोग हैं। गज्जू ठाकुर भानु प्रताप का आदमी है। वो लोग 1 मिनट में केस पलटवा देंगे। तो फिर क्या करें? क्या ऐसे ही डर कर बैठे? एक ही रास्ता है, सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वह रोज शाम को गांव की आखिरी चाय की दुकान पर आता है। वहीं मिलते हैं आज शाम। शाम को चाय की दुकान पर गज्जू अकेला बैठा था। माधव और रामदीन पास वाली बेंच पर बैठते हैं। भाई साहब, 2 गर्मा गर्म चाय देना। अरे रामदीन, बेचारी काजल की कितनी दुख भरी कहानी थी।
कौन ऐसा कर सकता है? किसका दिल इतना पत्थर का होगा? हाँ, और सुना है उसके नाम पर कुछ जमीन भी थी। कहीं किसी ने उसे हड़पने की साजिश तो नहीं की? जमीन के लिए लोग हत्या भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही गज्जू ने झटके में कप रखा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। देखा, जमीन का नाम आते ही भाग गया। हाँ, अब साफ है मामला जमीन का है। हमें काजल को इंसाफ दिलाना होगा। हवेली के अंदर गज्जू ठाकुर भानु प्रताप को सब बताता है। सेठ जी, गांव में बातें हो रही हैं। मुझे शक है माधव और रामदीन ने कल रात मुझे देख लिया होगा। अगर उन्होंने देख लिया है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तुम ऐसा करो गज्जू, माधव की बेटी को उठा लो। उसे उठाओगे तो वे जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। पर सेठ जी, उसे उठाने से क्या होगा? धंधा करूंगा। आज की रात वो लड़की गायब हो जानी चाहिए। ठीक है मालिक, आज रात ही उसे उठा लूंगा। रास्ते में गज्जू जा रहा था कि तभी उसे काजल की आत्मा दिखाई देती है। कौन है वहां? गज्जू। काजल, तुम कैसे? तुमको तो मैं मार चुका हूं। हाँ गज्जू, तुमने मेरी हत्या की थी, पर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें और भानु प्रताप को खत्म ना कर दूं। नहीं काजल, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ ठाकुर के कहने पर। जब मैं जीने की भीख मांग रही थी तब तुम्हें दया नहीं आई थी। आज तुम्हारी बारी है। एक चीख गूंजती है और गज्जू का शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। शाम को माधव और रामदीन चाय की दुकान पर चर्चा कर रहे थे। आखिर ये सब कर कौन रहा है? भाई, यह ठाकुर की साजिश लगती है। उसने ही गज्जू को खत्म करवाया होगा। चलो घर चलते हैं, हमारा परिवार है, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी हवा में एक आवाज गूंजती है। कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? माधव, रामदीन, रुको। काका, मैं काजल हूँ। मुझे ठाकुर और गज्जू ने मार डाला था मेरी जमीन हड़पने के लिए। माधव, हमारा शक सच निकला। मैं ठाकुर को घर के अंदर नहीं मार सकती। उसकी तांत्रिक रक्षा मुझे रोकती है। तुम दोनों को उसे किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। ये कैसे करेंगे हम? हम तो साधारण किसान हैं। नहीं भाई, यह हमें करना होगा। यह हमारे गांव का सवाल है। माधव और रामदीन हवेली के बाहर पहुंचकर चिल्लाने लगते हैं। भानु प्रताप बाहर आ, बाहर तुझसे हिसाब करना है। आप करना है। निकल बाहर कर। बाहर का आया। तुम दो भिखारी, हिम्मत कैसी हुई मेरी नींद खराब करने की? ठाकुर, काजल, ये कैसे? तुम तो मर चुकी हो। हाँ ठाकुर, पर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक तू मर ना जाए। नहीं काजल, मुझे एक मौका दे दो। आज तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। ठाकुर का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। बेटी, अब तो तुम्हें चैन मिलेगा ना? काका, अब मुझे शांति मिलेगी। याद रखना, अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। बेटी, हम वादा करते हैं गांव में ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। अब मैं जा रही हूँ काका। मेरी आत्मा को आज सच्ची मुक्ति मिली है। काजल की आत्मा प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। माधव और रामदीन वहीं खड़े रहे। एक गहरी सी